इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डील कर रहे हैं, जहां पे हम सीरीज और पैरेलल दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, यहां पे हमें कोई नया काम नहीं करना है, हमें सीरीज और पैरेलल दोनों को ही रिस्पेक्टिवली मिक्स करना है और हमें एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा जिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। और आज की क्लास में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्लास रखी गई है जिसमें आप नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिवाइज कराता हूं एक नए तरीके से। और ये तरीका ये इस तरीके से है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, आप इसको दो पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ें। लेफ्ट साइड में मैंने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को इंडिकेट किया है, राइट साइड में पैरेलल कॉम्बिनेशन को इंडिकेट किया है। और मैं पॉइंट वाइज बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यदि आपको डिफरेंशिएट करना हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन कौन कौन से पॉइंट्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आज की क्लास में बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट आप प्रेजेंट करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। कैसे मिलता है वो समझाने के लिए मैं आपको यहां बताता हूं। ये आपके पास पहला रजिस्टर है और ये आपके पास दूसरा रजिस्टर है और इस तरीके से आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। पहला रजिस्टर सपोज आपका 4 ओम का है, दूसरा रजिस्टर सपोज आपका 8 ओम का है। ठीक है, यहां पे ध्यान से आप देखो। और इसी तरीके से यहां पे आपने क्या किया है, पहला रजिस्टर 4 ओम का है, दूसरा रजिस्टर आपके पास सपोज 8 ओम का है और आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया है कि दोनों का ही इनिशियल टर्मिनल एक ही पॉइंट पे है, दोनों का ही फाइनल टर्मिनल एक ही पॉइंट पे है। तो पहला तो आप लिख दें कि सीरीज कनेक्शन में मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। और पैरेलल कनेक्शन का पहला पॉइंट आप लिखें कि पैरेलल कनेक्शन में मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। दूसरा पॉइंट आप लिखें, डेफिनेशन लिख दें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन the resistors are connected end to end in such a manner that the final terminal of first resistor become the initial terminal of second resistor. और यहां पे डेफिनेशन लिख दें, in parallel combinations resistors are connected in such a way that the first terminal of both the resistor meet at a same point and similarly the final terminal of both the resistor meet at another same point. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप लिखेंगे दूसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है जिस पर हम लोग आगे काम करेंगे, पर उससे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। इस एग्जाम्पल को आपने ऑब्टेन किया है जिसकी मदद से फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया जा सकता है। यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस को यदि मैं R सबस्क्रिप्ट E बोलूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे 4 और 8 का सम मिलेगा और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे 12 मिल रहा है इस सीरीज कनेक्शन के केस में, और ये ओम में मुझे आंसर मिल रहा है। यहां पे यदि यही मैं निकालूं तो मैंने आपको सीरीज में क्या बताया था, सीरीज में सभी रजिस्टर सम अप हो जाते हैं और इफेक्टिव रेजिस्टेंस देते हैं। जबकि मैंने पैरेलल में आपको बताया था कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस पाने के लिए आपको 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व करना होता है। यदि आप 2 रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं तो आप इतना ही कर देंगे, 3 के लिए कर रहे हैं तो फिर आपका सर्किट कुछ ऐसा जाएगा। मैं आज प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पिछली क्लास में भी बताया है, लेकिन उससे पहले आप पॉइंट्स बना लें और इन पॉइंट्स से डिफरेंशिएट कर लें। ये काम आप करते चलें, अपने नोटबुक में ये काम करते चलें। यहां से प्यारे बच्चों 1/R आपको क्या मिलेगा वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपको मिल गया R1 मल्टीप्लाइड विद R2, और जब एलसीएम को आप फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको R2 मिलेगा, तो R2 आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली जब आप R2 को डिवाइड करेंगे इस एलसीएम के साथ तो R1 मिलेगा, R1 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें। यहां पे रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको R इफेक्टिव मिल जाएगा, इसको R इफेक्टिव लिख सकते हैं आप, और ये R इफेक्टिव आपको मिलेगा 2 रजिस्टर के लिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने प्रूफ भी कर दिया है, हालांकि आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि 2 रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट
आपको न्यूमरेटर में रखना है और दोनों का सम आपको डिनोमिनेटर में रखना है। यानी यदि मैं 4 और 8 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास करूं तो मुझे ऊपर दोनों का प्रोडक्ट यानी 4 8 जा 32 और नीचे इन दोनों का सम यानी 4 और 8 12 आएगा। ये होगा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 4 से काट दिया मैंने इसको। ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे। अब ये 8/3 आ रहा है जिसको मैं पॉइंट में निकाल सकता हूं और ये मुझे मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 3 2 जा 6 हो रहा है और 3 6 जा 18, बार बार 6 आएगा जिसे मैं 2.67 ओम बोल सकता हूं। बस मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। ये कोई थर्ड पॉइंट आप ना बोलें इसे, रादर आप इसको फर्स्ट पॉइंट का वेरिफिकेशन बोल दें। क्यों ऐसा मैं चाह रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है कि सीरीज में आपको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है और यहां पे आपने लिखा है पैरेलल के केस में मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। आज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 और 8 को ही जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 ओम मिला, जबकि हमने 4 और 8 को जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो इफेक्टिव हमें 2.67 मिला। तो आज के इस एग्जाम्पल से आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि सेम रेजिस्टेंसेस यहां पे जब कनेक्ट किए गए सीरीज में तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें ज्यादा मिला और जब उनको हमने पैरेलल में किया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम मिला। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आपने वेरीफाई कर लिया। सेकंड पॉइंट आप देखकर समझ सकते हैं कि एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसको वेरीफाई आप इस डायग्राम से कर सकते हैं जहां पे ये आपका फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकंड टर्मिनल और दूसरे रजिस्टर का यानी बल्ब का फर्स्ट टर्मिनल कॉमन हो चुके हैं, यानी जुड़ चुके हैं, सेम हो चुके हैं और इस तरीके से ये एंड टू एंड कनेक्टेड आपको पूरा सर्किट दिख रहा है। तो सेकंड आप पॉइंट भी वेरीफाई कर सकते हैं इस बल्ब के एग्जाम्पल को देखकर। इसी तरीके से यहां पे इन दोनों का जो पहला टर्मिनल है ये सेम पॉइंट पर मीट कर गया और इसी तरीके से इन दोनों का सेकंड टर्मिनल भी सेम पॉइंट पर आके यहां मीट कर गया, यानी इनिशियल पॉइंट दोनों टर्मिनल का सेम है और फाइनल पॉइंट दोनों टर्मिनल का सेम है। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं इनिशियल टर्मिनल तीनों का रजिस्टर का सेम है, फिर फाइनल टर्मिनल भी तीनों रजिस्टर का सेम है। इसी केस में आप इनको पैरेलल बोल सकते हैं जब ये एक ही पॉइंट में मीट करके शुरू हो और एक ही पॉइंट में मीट करके एंड हो जाए। ठीक है, तो ये आपने 2 पॉइंट पढ़े और दोनों पॉइंट को आपने वेरीफाई कर लिया, आपने डेफिनेशन भी पढ़ लिया और आपने इसका पहला रिजल्ट भी देख लिया। अब हम तीसरा रिजल्ट देखते हैं और तीसरा रिजल्ट हम सर्किट के बारे में देखते हैं कि सीरीज सर्किट में प्यारे बच्चों करंट सेम बना रहता है। पूरे सर्किट में जितना करंट सप्लाई होता है वही हर इंडिविजुअल एलिमेंट को यानी R1 को, R2 को, R3 को मिलता है, या जितने भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है उन्हें मिलता है। तो यहां पे थर्ड पॉइंट आप लोग बनाएं और आप लोग लिखें अपने रिकॉर्ड में कि इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन सेम थ्रू आउट एवरी एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज इन गिवन सीरीज सर्किट। ठीक है, या सीधा सिंपल लिख लें कि करंट रिमेन सेम, बस इतना लिख लें। यहां पे तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि वोल्टेज रिमेन सेम। ये जो वोल्टेज आपने बैटरी से दिया है सप्लाई, वही सप्लाई आपको R3 पे भी मिलेगा, वही वोल्टेज सप्लाई R2 पे और वही R1 पे मिलेगा, यानी वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम बना रहेगा। ये आप तीसरा पॉइंट लिख लें पैरेलल में। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे सीरीज में कि वोल्टेज डिवाइड होता है। यदि पहले रजिस्टर में वोल्टेज V1 है तो दूसरे में कुछ अलग V2 मिलेगा, तीसरे में कुछ अलग V3 मिलेगा और इसको निकालने के लिए हम ओम्स लॉ लगाते हैं। और ओम्स लॉ आपको बताया गया था कि यदि करंट आपका V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना करंट में वेरिएशन या चेंजेस आएगा। इसी तरीके से V भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R नाम का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और इस तरीके से हमें V = I/R मिलता है, जिसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो यहां पे ओम्स लॉ से V = हमें I/R1 मिल जाएगा, इसी तरीके से V2 = हमें I/R2 मिल जाएगा और इसी तरीके से V3 = हमें I/R3 मिल जाएगा, जो आप आसानी से देख पा रहे हैं और नीचे भी इस चीज को मैंने मेंशन किया है। आगे इसको मैं प्रूव भी करवा दूंगा। यहां पे क्या बताया मैंने, यहां पे मैंने वोल्टेज को सेम बताया है, तो डिफरेंस में लिख लें आप चौथा पॉइंट कि यहां पे करंट की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग एलिमेंट के पास।
यानी आप ये कह सकते हो कि पहले रजिस्टर में करंट I1 है, दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 है। ठीक है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आपको यहां पे मिल गया कि करंट यहां पे डिफरेंट रहता है। अब पांचवा पॉइंट मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। यहां पे पांचवा पॉइंट है कि यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जितनी एनर्जी का सप्लाई करोगे, यानी जितना वोल्टेज आप सप्लाई वोल्टेज दोगे वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जितना वोल्टेज राइज करोगे उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे मिलता है, यानी जितना वोल्टेज आपने V दिया उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट पैसिव एलिमेंट्स में। आपको मैंने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट बताया था। यहां पे बैटरी एक्टिव एलिमेंट्स है, जबकि ये बल्ब पैसिव एलिमेंट्स है, जबकि ये वायर एक तरीके का अदर या ऑक्सिलरी एलिमेंट है। यहां पे इसको अदर बोलें क्योंकि इसकी नीड है करंट फ्लो होने के लिए। ऑक्सिलरी वो होते हैं जो सहायक होते हैं, जिनकी नीड नहीं होती, जैसे अमीटर और वोल्ट मीटर ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन करंट मेजर करना है तो अमीटर लगाते हैं, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको मिल गए। एनर्जी कंजर्वेशन याद रखिए सीरीज में लगता है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था, और उन्होंने इस चीज को किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोला था, KVL बोला था। हालांकि ये चीज मैं चाहूंगा आप ना जानो या फिर सिंपल याद रखो, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, 12th में पढ़ोगे। 5वां पॉइंट यहां पे आप लिखें, इट वर्क्स ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इसका मतलब है जितना करंट किसी पॉइंट पर इनकम करेगा या इनकमिंग होगा, और उतना ही करंट उस पॉइंट से आउट गोइंग होगा। तो जितना करंट इनकम या आप कहें एंटर करता है, उतना करंट ही एग्जिट करता है। इस जगह पे आई करंट, आई है ये, आई करंट एंटर कर रहा है, तो आई करंट यदि एंटर कर रहा है तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही जितने भी भागों में लीव करे। सपोज ये 3 भागों में लीव कर रहा है तो तीनों भाग इसके मिलकर आई के बराबर ही होंगे। तो जितने भागों में ये एग्जिट करेगा वो आपस में इक्वल होंगे। और क्योंकि ये करंट चार्ज का फ्लो होता है, इसलिए इसे हम चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं, जिसका यूज हमने यहां पे किया है। और चार्ज कंजर्वेशन की मदद से ही हमें इसका प्रूफ मिला है, डेरिवेशन मिला है, और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन से ही मुझे इसका डेरिवेशन मिला है। तो ये जो नेट इफेक्टिव हमें मिला है, ये 6वां पॉइंट बना लें आप। यहां पे भी ये जो नेट इफेक्टिव मिला है इसको 6वां पॉइंट बना लें, और 6वां पॉइंट बनाने के लिए 5वां पॉइंट आपको समझना जरूरी है। तो ये तो हालांकि मैंने डेरिवेशन में बताया था, आज मैं सिर्फ इसको पॉइंट के फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूं। तो 6 पॉइंट के फॉर्म में आप एक टेबल बना के एक तरफ सीरीज और एक तरफ पैरेलल लिख के आप डिफरेंशिएट करिए। कभी एग्जाम में पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, तो आपको यही 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 6वां पॉइंट समझाता हूं मैं। आपने यहां पे देखा कि V आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इसी को हम बोलते हैं KVL या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, लेकिन आप KVL ना लिखकर एनर्जी कंजर्वेशन लिखें। यहां पे चार्ज कंजर्वेशन को किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, लेकिन आप चार्ज कंजर्वेशन ना लिख KCL ना लिखकर या किरचॉफ करंट लॉ ना लिखकर चार्ज कंजर्वेशन लिखें। पहले तो आप इसे समझ लें, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ओम्स लॉ लगाया, V की जगह IR रखा, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, I कॉमन लेके कट कर दिया। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, जो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे सीरीज सर्किट का। तो 6वें पॉइंट में आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया। यहां इफेक्टिव निकालना है तो आपने चार्ज कंजर्वेशन यूज किया, I की जगह आपने I1 प्लस I2 प्लस I3 यूज किया, और उसके बाद आपने I की वैल्यू रख दी V/R, I1 की V/R1, I2 की V/R2, I3 की V/R3, और ये आपको यहीं से मिला है I इज इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ से ही आपको ये रिजल्ट मिला है। आप समझ गए होंगे कैसे। सिंपली आपने R को नीचे रख दिया तब। अब यहां से V कट गया, V कॉमन लेके आपने काट दिया, तो 1/R आपको मिल गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। साथ ही साथ आप याद रखना, 2 रेजिस्टेंस के लिए इफेक्टिव होता है उन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उन दोनों रेजिस्टेंस का सम, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 पॉइंट से आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया होगा। लास्ट में एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि यहां पे इफेक्टिव क्या होता है, सम होता है सभी इंडिविजुअल का, ये बात आपको यहां पे दिख रहा है। और यहां पे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सम का
इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ये बात भी आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो वही यहां पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये 6 पॉइंट आप प्रेजेंट करें जब भी आपको दोनों रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस करना है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा स्पीड से। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, और यहां पे इसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है वो मैं इंडिकेट कर दूं। कुछ कनेक्शन रेजिस्टेंस के सीरीज में दिखेंगे, बाकी के कुछ कनेक्शन हमें पैरेलल में भी दिखेंगे, और ये एक ही सर्किट में एक साथ दिखेगा। जैसे ये आपको यहां पे दिखा, दोनों मिल गए तो ये दोनों आपको पैरेलल फॉर्म दे रहे हैं, ये आपको दोनों सीरीज दे रहे हैं। तो यदि आप किसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल एक साथ ऑब्जर्व करो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसका पहला एग्जांपल आपको यहां पे दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करते हुए क्या काम करना है, इसका आंसर निकालते वक्त सबसे पहले तो आप इनको R1, R2, R3, R4 नाम दे दो और पहला स्टेप लिखो। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, बाद के क्वेश्चन फिर मैं डायरेक्ट करूंगा और आपको बता दूंगा कि स्टेप कैसे लिखोगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप R1 एंड R2 आर इन सीरीज, और क्योंकि R1 R2 सीरीज में है तो इसका जो इफेक्टिव होगा, लेट्स से R इज द इफेक्टिव, वो इन दोनों का सम होगा, यानी R1 प्लस R2 होगा। और हमें सबको पता है कि R1 हमें 1 ओम दिया है, R2 हमें 2 ओम दिया है, इसलिए R जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 3 ओम प्यारे बच्चों आ जाएगा। यहां आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम मिल गया। इसी तरीके से हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे कि R3 और R4 ये सीरीज में क्यों है, समझ गए, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका फाइनल एंड, इसका इनिशियल एंड दोनों मिल गए और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। इस केस में इनिशियल एंड मिल गए और फाइनल एंड भी मिल गए, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही एंड मिल रहे हैं। फाइनल इनिशियल एंड एक ही पॉइंट पे मिल रहा है और फिर दोनों के फाइनल एंड किसी दूसरे पॉइंट पर एक ही जगह मिल रहे हैं। इस केस में क्या होता है, एंड टू एंड मिलते हैं, इसलिए सिर्फ सेकंड एंड फर्स्ट एंड से मिल पाता है। मतलब इनिशियल पॉइंट पहले रजिस्टर का अलग है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट पहले रजिस्टर का और इनिशियल पॉइंट दूसरे रजिस्टर का सेम है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, दोनों का इनिशियल और दोनों का टर्मिनल सेम हो जाता है। जैसे ये इनिशियल सेम हो गया और टर्मिनल भी सेम हो गया। इस केस में क्या होता है, इस केस में एंड टू एंड कनेक्शन होता है सीरीज में। ठीक है, चलिए R3 R4 आर इन पैरेलल ऐसा आप लिखेंगे और आप ये पूरा लिखने के बाद क्या बोलेंगे कि पैरेलल में जब दो सर्किट या दो रजिस्टर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है उन दोनों का प्रोडक्ट, R डैश मान लेते हैं इक्विवेलेंट को, और उन दोनों का सम डिवाइड में हमें लिखना होता है। ये अभी अभी हमने प्रूव भी किया है, यानी इसको हम डिराइव भी कर चुके हैं। अभी अभी क्या, कल भी पिछली क्लास में भी किया था और आज भी मैंने ये आपको प्रूफ बताया है। और आज के बाद जब भी आपको दो रजिस्टर दिखेंगे आप डायरेक्ट ये प्रूफ लगा सकते हैं। आपके पास 3 ओम है R3 की जगह, 4 है आपके पास R4 की जगह, सॉरी 6 है ना, 6 है R4 की जगह, और यहां भी आप 3 + 6 रख देंगे। 6 3 आपको 18 मिलेगा, नीचे 6 और 3 9 मिलेगा, 9 2 बच्चों 18 होता है, तो 2 ओम आपको R डैश मिल गया। और अब आप बोलेंगे कि भाई ये पूरा सर्किट हमारा इस तरीके से R और ये R डैश दो फॉर्म में मिल चुका है। R की वैल्यू आपके पास 3 ओम है और R डैश की आपके पास 2 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट आपको मिलेगा R प्लस R डैश, इसको R इफेक्टिव बोल देते हैं। ये दोनों सीरीज में हो गए अब, और R प्लस R डैश यानी 3 + 2 और 3 + 2 यानी 5 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है इस सर्किट का। और आप अल्टीमेटली चाहें तो इस सर्किट को ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका अल्टीमेटली इक्विवेलेंट सर्किट A to B पॉइंट यदि बोलें तो AB के क्रॉस 5 ओम का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, यानी ये पूरा सर्किट सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में मिल गया। इसी को सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट, या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। कई बार बोला जाता है कि सिंप्लीफाई करो सिंगल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो इस पूरे सर्किट को हम सिंगल रेजिस्टेंस के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। 5 ओम आपको केवल रेजिस्टेंस मिलेगा इस पूरे नेट सर्किट का। उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको मैंने फुली डिटेल से कराया है। अब थोड़ा हम लोग धीरे धीरे
आप पे छोड़ेंगे डिटेल एनालिसिस, मैं आपको सिर्फ बताता चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहले तो इसको भी डिटेल से ही करो, इसे R1 नाम दो, इस वाले वैल्यू को R2 नाम दो, इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसे R3 नाम दो और नीचे वाले रेजिस्टेंस को R4 नाम दो और रिस्पेक्टिवली आप लिखो, पहला लाइन लिखो कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। यहां पे ये दोनों पैरेलल में हैं क्योंकि दोनों के इनिशियल एंड सेम है और इसी तरीके से फाइनल एंड भी सेम है। सेम जगह से ही इनका करंट का एंटरिंग हुआ है और सेम जगह पे आके करंट का मीटिंग हो गया। जब भी ऐसा होता है ये पैरेलल कहलाते हैं। इसी तरीके से यहां भी सेम जगह से करंट की एंट्री हुई है और इसके बाद सेम जगह पे आके ये करंट मीट कर गया, तो ये दोनों भी पैरेलल में है। तो पहले तो R1 R2 को पैरेलल में डील करो और इनका R इक्विवेलेंट निकाल लो। R1 इंटू R2 में डायरेक्ट लिख दूंगा, आप एक बार आप चाहो तो फॉर्मूला लिख देना। डिवाइड बाय R1 प्लस R2, 6 प्लस 12 ऊपर आएगा। चलो मैं इसको 6 इंटू 12 ही लिखता हूं क्योंकि इसमें काटना आसान होगा। नीचे ये 18 आ गया तो 6 से कटेगा, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12। 4 ओम का आपके पास पैरेलल वैल्यू मिल रही है इन दोनों रजिस्टर की। इसी तरीके से अगला स्टेप होगा R3 एंड R4 आर इन पैरेलल और क्योंकि R3 और R4 पैरेलल में है, आपका स्टेप ये होने वाला है, क्या होने वाला है, R डैश R3 और R4 का प्रोडक्ट होगा यानी 12 इंटू 16 और R3 और R4 का सम होगा यानी सम कर दो 6 और 2 8 और 1 1 2 28। यहां से 4 से ये कटेगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। R डैश आपको मिल गया 16 3 जा 48 होता है और डिवाइड बाय 7। ये लगभग 7 आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट निकालना है तो 6 7 6 जा 42 होगा, बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे 60 होगा, 7 8 जा 56, बचेगा 4 और 40 हो जाएगा और 40 आपका आएगा 7 5 जा 35, बचा 50। तो ये 7 टाइम्स जाएगा। मैं इसको अप्रॉक्स लिख देता हूं 6.86 और इस तरीके से आपको ये सर्किट मिल चुका है। पहले R, फिर R डैश, फिर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। मैं बता दूं कि R मेरा निकला है 4 ओम, R डैश निकला है 6.86 ओम। ठीक है, 6.86 ओम। तो इस तरीके से जो नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो R प्लस R डैश आया, जो कि आ रहा है 4 प्लस 6.86 और ये जुड़कर आ जाएगा 10.86। तो 10.86 ओम इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको यहां पे मिल चुका है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहली लाइन यहां पे हमें लिखना है और वो पहली लाइन है कि R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो R1 R2 R3 आर इन सीरीज, क्योंकि ये तीनों सीरीज में हैं और सीरीज में हमने पढ़ा है कि रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट होता है वो हमें जुड़कर मिलता है। तो लेट्स से R इज देयर इक्विवेलेंट, देन वी विल गेट दैट इक्विवेलेंट बाय एडिंग दीज 3 रजिस्टर्स विच आर इन सीरीज राइट नाउ। तो यहाँ पे सीरीज में मिलेंगे 2 प्लस 3 और प्लस 4 यानी 9 ओम इज द इक्विवेलेंट वैल्यू इन सीरीज फॉर दीज 3 रजिस्टर्स एंड इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहे हैं। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये सर्किट हमारा ऐसा बन चुका है, ये हमारे पास R4 है और R4 के साथ नीचे R निकल चुका है जो कि एक इक्विवेलेंट है R1 R2 R3 का, जो कि 9 ओम है और R4 आपके पास 3 ओम है। हाँ, ये दोनों सर्किट यदि ध्यान से आप देखो तो अब पैरेलल में आ चुके हैं और अब पैरेलल में यदि ये सर्किट आ चुके हैं तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 रजिस्टर्स का क्या होता है आपने सीखा है। R डैश इनका हम पैरेलल इक्विवेलेंट मान लेते हैं जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ऊपर और इन दोनों का सम होता है जो कि कितना आएगा 12 आएगा नीचे। ये कितने बार कटेगा 3 4 जा 12 और यदि 9/4 को सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8 और ये 10 आ रहा है ना, तो फिर भी 4 2 जा 8 और कितना आ रहा है अब, हाँ तो अब 10 ही आ रहा है बार बार। तो कितना बन रहा है ये, आप को डाउट कभी भी हो तो आप ऐसा अच्छे से कर लें। ठीक, कितना हो रहा है ये 9 3 4 जा 12 कट गया और इस तरीके से आपको 9/4 मिला। 4 2 जा 8 आएगा, सबसे पहले तो 1 आया, आपने पॉइंट लगाया तो यहाँ 10 आया। 4 2 जा 8, तो इस बार कितना आ रहा है 2 आ रहा है नहीं इस बार,
और ये जब आप यहाँ पे 0 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 2.25 आ रहा है। और आप ये भी पढ़ोगे बाद में या मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि नीचे यदि क्या मिले, नीचे यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n मिले तो वो टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, इसलिए ये पूरा जो 9/4 रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। अब इतना तो आप जानते होगे टर्मिनेटिंग क्या है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि हमने ऐसे डिवीजन कर लिया और ये आ गया 2.25 ओम। हालांकि इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑन मैथ्स में आप ये चैप्टर पढ़ोगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और उसको कन्वर्ट करने वाला। और ये आप सिनारियो भी देखोगे कि यदि 2 की पावर m, 5 की पावर n, mn यहाँ पे होल नंबर है, इस फॉर्म में यदि आपका डिनोमिनेटर आ जाता है, q आ जाता है, तो वो py/q फॉर्म का जो रेशनल नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। फिलहाल अभी हमने r डैश निकाल लिया है 2.25 और r निकाल लिया है 9 ओम, जो कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों, हाँ, R के बाद जो हमें R डैश मिला है वो कैसा मिला है, ये हमें इक्विवेलेंट ही मिला है, इसलिए अब हमें डायरेक्ट R डैश को ही लिख देना है जो कि हमारा A और B के पास इक्विवेलेंट है। इसलिए आगे अब हमें नहीं करना कुछ भी, यही हमारा आंसर है। 2.25 ओम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि R4 और इस पूरे R का ही इक्विवेलेंट मैंने बताया है। यानी ये सर्किट अल्टीमेटली क्या फॉर्म दे रहा है, ये इस तरीके से R डैश दे रहा है जो कि 2.25 ओम है। और आप एक तरफ A रख दोगे, एक तरफ B रख दोगे तो ये सर्किट आपको मिल गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद यही है। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं सिंपली दे देता हूं, R बोल देता हूं इक्विवेलेंट को। और सीरीज में यदि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो तीनों का सम ही होता है हमारा इक्विवेलेंट। और किसे R1 बोलना चाह रहे हो आप, लेट से आप 20 ओम को R1 बोल दो, 30 को R2 बोल दो और आप 50 को R3 बोल दो। तो इन तीनों का सम कर दो तो आपको मिल जाएगा 20 प्लस 30 और प्लस 50, तो ये आपको सम होके मिलेगा 100 और 100 ओम आपको मिल गया टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम मिल चुकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। अब हम करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई निकालना चाहते हैं और हमने V इज इक्वल टू IR पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखो, आपने V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ पढ़ा है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। और यहाँ पे V आपको मिल चुका है 125 और R आपने अभी अभी निकाला 100 ओम, सॉरी ये 125 है, ये 100 ओम निकाला, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा 1.25 एम्पियर करंट। यहां से कितना करंट ड्रॉ होगा इस साइड, 1.25 एम्पियर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इतना करंट यहां से ड्रॉ होगा। द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई पूछा था जो हमने निकाल लिया। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर पूछा है, हर रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट, थ्रू कितना करंट है। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको निकालने का एक तरीका है, जो तरीका क्या है वो मैं बताता हूं। करंट कभी भी नहीं बदलता, यानी हर रजिस्टर में, सीरीज में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, करंट नहीं बदलता, यानी हर रजिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा जो कि 1.25 एम्पियर का करंट होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चौथा पॉइंट ले रहे हैं और वो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज को V1, R2 के क्रॉस को V2, R3 के क्रॉस को यदि मैं V3 बोलूं तो मेरा V1 होगा I इंटू R1। I की जगह आप कहो तो मैं 125/100 ही रख देता हूं, तो ये मिल गया मुझे I। और R1 की जगह मुझे रखना पड़ेगा 20 और ये हो गया 25 टाइम्स 100 और ये कटेगा कितनी बार, 5 2 10, 25 वोल्ट आपको V1 मिल गया। ऐसे ही V2 निकालना है तो V2 का फॉर्मूला होगा, पहले तो I रखो, I की वैल्यू 125/100 ही रख दो या 1.25 रख दो, R2 से इंटू करो यानी 30 से करो, यहां से 1 0 ये कट गया, ये कितना आ रहा है 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और एक ये जो 10 है वो दे देगा 37.5 वोल्ट। इसी तरीके से V3 निकालना है जो कि IR3 होगा और I की वैल्यू आप 125/100 यूज करो और नीचे आपके पास ये आएगा, ऊपर आएगा ये 50, तो 50 डिवाइड बाय 100 ये नीचे 2 आ गया और ये जब कटेगा तो ये आएगा
2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 62.5 वोल्ट, ये आपको V3 मिल गया। तो इस तरीके से आपने V1 निकाल लिया और ये V2 निकाल लिया 37.5 और V1 निकाल लिया 25 वोल्ट। और इन तीनों का सम यदि आप करो तो आपको 125 ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये रूल भी आपके पास है कि जो नेट सप्लाई है वो नेट ड्रॉप के इक्वल होता है, जिसे हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं, जो सीरीज सर्किट में लगता है। ठीक है, तो ये चारों आपने निकाल लिए और यही क्वेश्चन था। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें सेम काम करना है, लेकिन ये सीरीज सर्किट था और ये 5वां आपको पैरेलल सर्किट के फॉर्म में मिला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, 1/R के फॉर्म में निकालेंगे। 1/R1 यानी 1/20, 1/R2 प्लस होगा यानी 1/100 प्लस होगा, और 1/R3 यानी 1/50 प्लस होगा। तो ये काम आप करिए और ये आपको फर्स्ट ए का आंसर मिलने वाला है। ऐसा करके यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं साफ साफ दिखा दूं आपको कि यहाँ पे 100 LCM आएगा और ये 1/R की वैल्यू है जो मुझे मिल रही है। 25 जा 100 होता है, तो 1 का 5 के साथ इंटू, 100 1 जा तो यहाँ 1 के साथ, 5 2 जा तो यहाँ 2 के साथ, 5 2 7 और 1 8, 8/100 है, तो R मेरा आ जाएगा 100/8। समझ गए होगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। ये कटेगा 4 से, 4 2 जा 8, ये कटेगा 25/2 ओम आपका आंसर आ गया। और आप चाहो तो इस 25/2 को 12.5 ओम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको R इक्विवेलेंट मिल चुका है 12.5 ओम। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं और बी पार्ट पे हमें करंट बताना है, और करंट V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V/R होगा, और यहाँ पे V हमारे पास 125 है और R हमारे पास 25/2 है, यानी आप चाहो तो 12.5 भी रख सकते हो R की जगह। ऊपर हो जाएगा, यदि आप यहाँ का पॉइंट हटाओगे तो 1250, नीचे आ गया 125, ये कट के कितना आ जाएगा 10, तो 10 एम्पियर आपके पास नेट करंट है जो इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो 10 एम्पियर आपके पास करंट भी निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको करने का करंट यहाँ पे डिवाइड होता है, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगा I1 फॉर्म में, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होगा जो I2 हो जाएगा, और बाकी करंट यहाँ भी आएगा जो I3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 फॉर्म में आपने इस करंट को डिवाइड कर लिया। पहला करंट जो I1 है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I V/R होता है, यानी 125 में इस 20 का डिवाइड आपको कर देना है, जो कि निकलेगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये 62.5 आ रहा है, लेकिन एक जीरो नीचे है, 10 डिवाइड कर दोगे 6.25 किस में आएगा, ये एम्पियर में आएगा। इसी तरीके से I2 निकालते हैं, जो कि होने वाला है V125, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा इन तीनों में, 125 डिवाइड बाय 100 कर रहे हो तो ये 1.25 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा आपको यदि करंट I3 निकालना है, तो I3 आपको क्या मिल रहा होगा, V125 डिवाइड बाय R की जगह आपको 50 रख देना है। ये कितनी बार कट रहा है, 5 2 जा 10 और 25 बार जा रहा है, और एक डिवाइड में 10 है, तो 2.5 एम्पियर। इन तीनों का सम आप करो तो ये 10 ही आ रहा है। देख लो, यहां से आप ये एक रिजल्ट भी प्रूफ कर चुके हो कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो ये जो 3 आउट गोइंग करंट है I1 I2 I3, इनके बराबर ही है आपका इनकमिंग करंट I। तो ये भी आप रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हो। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन आपने वेरीफाई भी कर लिया, क्योंकि ये एक पैरेलल सर्किट था, और यहाँ पे आपने वोल्टेज कंजर्वेशन भी वेरीफाई किया था, यानी आप एनर्जी कंजर्वेशन बोले तो यहाँ पे आपने एनर्जी कंजर्वेशन वेरीफाई किया था, जो आज मैंने पॉइंट कवर भी किए हैं। स्टार्टिंग की रादर 15 मिनट्स की क्लास में मैंने आपको पूरा डिफरेंस बताया है 6 पॉइंट्स में, तो उसको आप यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व कर रहे हो। चलिए अब 6th क्वेश्चन हम करते हैं। यहां से आपने सप्लाई करंट दिया, I करंट आपने सप्लाई किया, और ये करंट रिस्पेक्टिवली पूरे सर्किट में बटा। तो ये तो क्वेश्चन एग्जैक्टली फोर्थ जैसा हो गया। सीरीज सर्किट में करंट नहीं बदलता, सेम करंट बना रहेगा। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, मैं डायरेक्ट करता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सब का सम करना है, आप पहले रिस्पेक्टिवली लिखना और फिर आप करना, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूं। इस तीनों का सम करोगे 6 और 3 9 और 9 18 ओम। मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, आप पूरा फॉर्मूला लिख के प्रॉपर करना। करंट फ्रॉम द सप्लाई चाहिए, तो I इज इक्वल टू होता है V/R। V हमारे पास 12 है, R हमने अभी 18 निकाला, ये 6 2 जा 12 और
6 3 जा 18, 2/3 एम्पियर। आप इसको पॉइंट में चाहते हो लिखना तो 0.666 आ रहा है, जिसे मैं 0.67 एम्पियर बोल सकता हूं। चलिए, फर्स्ट और सेकंड आपका बन गया। थर्ड में हमें करंट थ्रू ईच रजिस्टर बताना है, और यदि आप हर रजिस्टर से करंट की वैल्यू चाहते हो तो ये करंट की वैल्यू सेम बनी रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि सीरीज में करंट नहीं बदलता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर 0.67 एम्पियर ही है। अब चौथे क्वेश्चन में हमें चलना है। इसे सपोज हम वोल्टेज को V1 बोल दें, इसे V2 बोल दें और इसे V3 बोल दें। हमने पढ़ा था कि वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज वेरी करता है सीरीज में, करंट सेम बना रहता है सीरीज में, जबकि पैरेलल में करंट वेरी करता है, वोल्टेज सेम बना रहता है। तो V1 आएगा IR1। I आपका जो है वो फिक्स है और वो कितना है? 2/3 है। और R1 आपके पास कितना है? 3 है। 3 कट गया तो 2 वोल्ट आपको मिल गया। क्या मिल गया? 2 वोल्ट V1। ऐसे ही V2 निकालते हैं। V2 होगा IR2 और I आपके पास 2/3 है और R2 आपके पास कितना है? 9 वोल्ट ले लेते हैं। R2 है ओम में। 3 3 जा 9 और ये 2 3 जा 6 आ जाएगा। 6 वोल्ट आपका वोल्टेज आ गया। V3 निकालते हैं अब, तो V3 होगा I इंटू R3 और I आपके पास है 2/3 और R3 आपके पास आया है कितना? 6 आया है। ये 6, इसको R3 बोल लेते हैं। तो ये 3 2 जा 6 कट गया। 2 2 जा 4 वोल्ट आपका V3 आ गया। तो इस तरीके से आपने 2 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पे V2 की वैल्यू 6 वोल्ट निकाल ली और V3 आपका निकल के आ गया है कितना? 4 वोल्ट। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा है जहां पे, वहां पे आपके पास वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हुआ है, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वोल्टेज का कम ड्रॉप हुआ है। तो ये भी एक रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, सीधी बात। इसीलिए हम जब बात करते हैं सर्किट की, तो सर्किट में हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा वैल्यू यूज करें जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करे, जिससे एनर्जी कंजप्शन कम हो और हमारे घर की बिजली और हमारे घर का बिजली का बिल कम आए। और उस बिजली बिल के बारे में भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। लास्ट की क्लासेस में मैं आपको पूरा बिजली का बिल भी समझाऊंगा। चलिए 7th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे अगेन पैरेलल सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट थोड़ा सा टफ सर्किट है और मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ पे एक पैरेलल सर्किट है, इसलिए यहाँ पे सीरीज क्या लगता है? पैरेलल सर्किट में हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं और मैं करंट डिवीजन रूल आप याद दिलाऊं। यदि पूरे सर्किट में टोटल करंट I फ्लो हो रहा है और ये 2 भागों में करंट बट रहा है, एक भाग है R1 जिस पे ये जा रहा है, दूसरा भाग है R2 जिस पर ये जा रहा है। और अब यदि मैं आपसे बोलूं कि I1 करंट कितना है और I2 करंट कितना है, यानी R1 में जाने वाला करंट कितना है और R2 में जाने वाला करंट कितना है, जबकि टोटल करंट मैंने I बता दिया है। तो ये मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूं, आपको पहले मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा ले लो आप, फिर कम ले लो, फिर ये इस तरीके से जब आप लोगे तो करंट आपका फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे करंट फ्लो हो रहा है। और अब आपको यदि बताना है I1, तो आप याद करो मैंने क्या बताया था। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो करंट डिवाइड होता है। यदि यहाँ पे आपको करंट चाहिए तो अपोजिट का रेजिस्टेंस लेते हैं न्यूमरेटर में और दोनों का सम लेते हैं और साथ ही साथ टोटल करंट की वैल्यू का इनटू करते हैं। इसे हम बोलते हैं I1। और I2 निकालना है, यानी दूसरे रेजिस्टेंस पे करंट निकालना है, यहाँ पे निकालना है। तो इसे निकालने के लिए अपोजिट का रेजिस्टेंस यानी R1 लेंगे और ये रूल 2 रजिस्टर के लिए ही लगा था, मैंने बताया था। और सम लेंगे नीचे और टोटल करंट हम यहाँ पे लेंगे। इसका यूज भी आज मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, पर आप सीख लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो आसान है, बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके लिए मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा कि ये टफ है, ठीक है। लेकिन बाद में जब हम लोग करंट निकालेंगे उसके लिए मैंने बोला है कि थोड़ा क्रिटिकल है। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, हम पीछे से शुरू करेंगे। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप ये लाइन लिखना अपने से। R2 एंड R4 आर इन सीरीज, और क्योंकि R2 और R4 सीरीज हैं तो इनका इक्विवेलेंट यदि मैं R मानूं तो इनका इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा 30 ओम। अब मैं ये चीज बार बार नहीं लिख रहा, लेकिन आपको भाई बार बार लिखना पड़ेगा। ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट लगा लो। ये 20 है, ये 20 है, ये बच्चों 8 है, यहाँ 8 लगाओ। ये 20 ओम लगाओ, ये आपका 20 ओम है लगाओ, और ये 15 और 15 मैंने निकाल दिया है 30।
अब इस सर्किट को संभाल के रखो, इस सर्किट की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट यदि मैं ऐसा बनाऊं तो यहां पे मैं I1 करंट मान सकता हूं आता हुआ, यहां I2 करंट मान सकता हूं आता हुआ। बस मुझे नेट सप्लाई पता कर लेनी है, I कितनी होगी। ठीक है, चलो I निकालने के लिए सबसे पहले तो 20 और ये कितना है 30, इनका पैरेलल देख लें। और 20 30 का पैरेलल चलो R डैश बोल देते हैं। ये कितना आएगा 20 मल्टीप्लाइड विथ 30 और डिवाइड बाय 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 होता है 50। ये कट गया और 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 आ गया आपका ये। यानी ये सर्किट अब क्या बन चुका है, मैं यहां बना देता हूं। ये बनेगा आपके पास वोल्टेज, यहां पे आपके पास है कितना, यहां पे आपके पास है 20, यहां पे कितना है 8 और ये कितना निकला, ये निकला 12। तो ये 12 निकला, ये आपके पास 8 है और यहां पे आपके पास कितना था 20 था। ठीक, तो यहां पे नेट सर्किट नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 28 और 12 आपके सीरीज में हो जाएंगे और आपको नेट मिलेगा इन तीनों का सम, और जो कि होगा 12 और 8 20 और 20 40 ओम आपको नेट मिल रहा है रेजिस्टेंस। एक बार और अच्छे से देख लें, और ये दिया हुआ था 12 वोल्ट। ठीक है, प्रॉपर्ली एक बार और देख लें, ये 20 था, ये 8 था और ये 15 15 30 आया और 30 20 का कितना आया 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30, जो कि आ गया 6 2 12 और यहां से 12 8 20 और 20 आपको मिल गया 40। और यहां से यदि आपको पता करना है टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो ये आ चुका है 40 ओम। तो पहला आंसर तो आपका आ गया। अब दूसरा है करंट फ्रॉम द सप्लाई, यहीं से निकल जाएगा। I इज इक्वल टू होता है V यानी 12 बाय R यानी 40। ये 4 से ही कट रहा है, 4 3 जा 12 और ये 10 टाइम्स कट रहा है, तो ये 3/10 भाई 0.3 होता है। तो 0.3 एम्पियर आपको मिल गया टोटल करंट सर्किट में। और करंट यहाँ पे बटेगा, बिल्कुल करंट डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पे यदि आ रहा है 3/10 तो अलग अलग करंट यहाँ और अलग अलग करंट यहाँ जाएगा। तो इस सर्किट को इसीलिए मैंने बोला था ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे I की जगह मैं रखने वाला हूँ 3/10। तो I1 मुझे क्या मिलेगा मैं बता दूं। अब आपको मैं ये फार्मूला लगाने जा रहा हूं जो मैंने पहले भी बताया है और आज भी मैंने आपको सिखा दिया है। I1 की जगह मुझे जब वैल्यू चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस में 30 रखूंगा, दोनों का सम में 50 रखूंगा और I की जगह मुझे रखना पड़ेगा 3/10। और इसे मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9/50। और I2 यदि मुझे चाहिए तो I2 मुझे कैसे निकलेगा, I2 कैसे मिलेगा, I2 हो जाएगा अपोजिट रेजिस्टेंस यानी 20 और दोनों का सम यानी आपको मिल रहा है 50। और इनटू में आपको क्या करना होगा, इनटू में आपको करना होगा 3/10 टोटल करंट की वैल्यू। और टोटल करंट सप्लाई कितना है सर्किट का 3/10 ही है। यहाँ से 1 0 1 0 आप चाहो तो काट लो, 2 5 जा 10 कर लो, तो 3/25 आपका वैल्यू मिल रहा है करंट का I2 से। तो हर जगह से करंट मिल गया। देखो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट, इस रेजिस्टेंस से 3/10 एम्पियर, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट, ये वाला करंट आपका दिया हुआ है 9/50 एम्पियर, 9/50 एम्पियर यही वाला करंट दिया है। और यहां से जो करंट है 30 एम्पियर से, वो करंट 15 से भी होगा और वही करंट अगले वाले 15 से भी होगा, यानी ये I2 है जो कि कितना है 3/25 एम्पियर। तो तीनों करंट आ गए आपका, ये 3/25 यानी 9 इसको क्या बोल सकते हैं 50 बोल सकते हैं, ये दोनों मिलकर आपको क्या दे रहे हैं 3/10 देंगे। ठीक है, देख लो दे रहे हैं कि नहीं। इसमें दो का इंटू करो तो ये आ जाएगा 6/50 और 15/50 और 15/50 कितना आएगा आपका, यही 3/10 ही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट निकाल लिया, करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकाल लिया, बिल्कुल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। हाँ, अब ये भी निकाल सकते हो क्योंकि करंट आपको पता चल गया है। तो यदि आपको यहां पे वोल्टेज ड्रॉप बताना है R1 पे तो IR1 यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पे बताना है तो IR1 यूज करोगे। I कितना निकला है, I निकला है 3/10 और R1 कितना है, R1 आपका है 20, तो ये हो जाएगा 10 2 जा और 3 2 जा 6 वोल्ट आपको मिल जाएगा ये V1। ठीक,
इसी तरीके से इसको चलो V2 बोल देता हूं मैं, तो V2 आपको मिलेगा IR2। I आपके पास यहाँ पे कितना है 9/50 है, और आपके पास R2 कितना है, R2 आपने निकाला है 20, निकाला क्या है दिया ही था, ये कट गया, तो 18/5 आपको वोल्ट में मिल गया दूसरा V2, 18/5 वोल्ट। अब V3 और V4 दोनों इक्वल निकलेंगे क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस 15 है, क्योंकि करंट दोनों में सेम होगा 3/25, और वोल्टेज की जगह हम 15 रख देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 15, 5 5 25, 9/5 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज मिल गया, और इस तरीके से हमारे पास ये वोल्टेज निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। 8th करेंगे अब हम लोग, और 8th में हम लोग देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, और इन 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डील करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक फैन है, उसके बाद कंप्यूटर एक लगा हुआ है, एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, सभी पैरेलल में लगे हैं। तो सबसे पहले तो कितने हैं ये 5 हैं, तो ये 5 पैरेलल आप बना लो, और ये 5 पैरेलल बनाकर इन्हें कनेक्ट कर दो हाउस होल्ड सर्किट में इस तरीके से। किस किस वैल्यू के हैं ये, सबसे पहला 40 का है, फिर 5 ओम का है, फिर 8 ओम का है, फिर 20 का है, और फिर 10 का है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 240 वोल्ट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन फाइंड। हाँ, इफ द इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ऐसा मेंशन करो आप, ये करंट मत लिखो, इफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज अक्रॉस देम, यानी इसको किस वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, 240 वोल्ट के वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ पूछा है करंट सप्लाई, तो इसको तो भाई कर लेंगे हम। टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, 1/R लेते हैं, 1/R इक्वल होगा 1/R1, 1/40 लिख लो, 1/R2, 1/5, 1/R3, 1/8, 1/R4 यानी 1/20, 1/R5 यानी 1/ कितना है लास्ट वाला 10 है। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालो, 45 8 20 का, तो सभी 40 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं, तो 40 एलसीएम, यहाँ पे 1 आएगा, 5 8 जा तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 5 जा 40 तो यहाँ पे 5 आएगा, 22 जा 40 तो यहाँ पे 2 आएगा, 10 4 जा 40 तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दो। अब आप इन सब का सम कर दो, ये 1/R की वैल्यू है, तो कितना आ रहा है 8 1 9, 9 और 2 11, और 5 16, और 4 20, 20/40 यानी ये आ रहा है 1/2। किस चीज की वैल्यू 1/2 आ रही है, 1/R की, तो R आपका आ जाएगा 2 ओम, और इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 2 ओम। अब आपको करंट सर्किट का बताना है, आप सिंपल यूज करो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बोला गया है V इज इक्वल टू IR, इसलिए I हो जाएगा V/R। V आपके पास दिया है 240 वोल्ट, R आपने निकाला 2, तो ये आ जाएगा 120 एम्पियर करंट। ठीक है, ये भी आपने निकाल लिया। अब यहां पे पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो ये निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज सेम बना रहेगा सब में। तो I1 मैं मान लेता हूं सबसे पहले वाले को, दूसरे वाले को मैं I2 मान लेता हूं, तीसरे को रिस्पेक्टिवली I3 और I5 तक मैं मान लेता हूं। I1 में निकालना सिखा रहा हूं आपको V/R1। V की जगह आप 240 ही रखेंगे, R1 की जगह 10 रखेंगे, इसे कट करेंगे, 24 एम्पियर आपका पहला I1 आ गया। चलिए ऐसे ही आप I2 निकाल लो और आगे के सभी निकाल लो, मैं आप पे छोड़ देता हूं। 240 डिवाइड बाई 20 कर लेना आप, और ये आपको मिल जाएगा इसका भी हाफ यानी 12 एम्पियर। I3 भी निकाल लो, चलो I3 कितना आएगा 240 डिवाइड बाई 8, और ये आ जाएगा 8 3 होता है ना 30 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फिर I4 निकाल लो, और I4 होगा 240 डिवाइड बाई 5, और ये आएगा कितना 5 4 20 और 5 8 40, 48 एम्पियर। और ऐसे ही I5 निकाल लो, जिसमें आप 240 को 40 से डिवाइड करोगे और 0 0 कट गया, 6 आएगा 6 एम्पियर। और इन सब को ऐड करो यदि आप,
तो ये टोटल करंट के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि करंट का जो रूल है चार्ज कंजर्वेशन वो होता है एंटरिंग करंट, ये एंटरिंग करंट है आई, और ये सभी एग्जिट करने वाले करंट हैं। आपका आई इन पांचों I1, I2, I3, I4, I5 के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपको मिल गया। इस तरीके से आपने करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी निकाल लिया, इक्विवेलेंट भी निकाल लिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट आर भी निकाल लिया, करंट आपने टोटल 120 एम्पियर भी निकाल लिया, और I1, I2, I3, I4, I5 भी आपने निकाल लिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के आगे क्वेश्चन भी हैं, और होमवर्क में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं आज। 9th क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ चलो, इधर सॉल्व हो गया है ये, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन लेते हैं, और ठीक है, इतना समझ गए ना आप। अब 9th क्वेश्चन को आप देखो। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि 2, 3 और 6 को कैसे कनेक्ट करें कि ये हमें 4 दे दे। सपोज 6 और 3 को हम पैरेलल कनेक्ट करें। अब हमें थोड़ा सा एरर एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। सबसे पहले हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि 2 हमने लिया, और हमने, क्योंकि यदि हम 3 और 2 को पैरेलल लगाएंगे पॉइंट में रिजल्ट आएगा, इसलिए पहले हमने क्या किया, 2 को सीरीज में लिया और 3 और 6 को हमने पैरेलल में लिया, और ऐसा करके हमने प्रयास किया इसको सॉल्व करने का। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा, ये 2 रहेगा, और आपका ये 3 और 6 क्या बना देगा, 3 और 6 बना देगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, और 3 इंटू 6 होता है 18, और 3 प्लस 6 होता है 3 प्लस 6 होता है कितना, 9, और ये 18, 9 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 होगा। तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ गया। यानी कैसे कनेक्ट करना है, 3 और 6 को पैरेलल में और 2 को फिर सीरीज के साथ। 1 ओम पाने के लिए क्या करोगे, अब 1 ओम पाने के लिए मेरा सजेशन तो ये है, तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तीनों ही यदि पैरेलल में हैं तो देख लेते हैं, एरर एंड ट्रायल लगा रहे हैं फिलहाल, नहीं आएगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। तीनों ही यदि पैरेलल में हैं तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से इसका आएगा एलसीएम 6, 2 3 जा 6 तो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 तो 1 2 जा 2, 6 1 जा तो ये 3 2 5 और 1 6, 6 बाय 6 1 ओम का ये रेजिस्टेंस मिलेगा जब ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे कनेक्टेड। तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इस तरीके से, तब आपको कितना मिल रहा है रेजिस्टेंस, 1 ओम का। तो ये भी आपने निकाल लिया। बस यहाँ पे लेकिन एरर एंड ट्रायल आपको लगाना है, और एरर एंड ट्रायल से आपको पता करना है कि कितनी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। ठीक, चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 176 ओम के बहुत सारे रजिस्टर, सेम वैल्यू के बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड हैं। इनफाइनाइट मेनी रजिस्टर, अब इनफाइनाइट मेनी तो हम नहीं बोलेंगे, इनकी वैल्यू को चलो n बोल देते हैं, ये कनेक्टेड है। और ऐसा कनेक्टेड करके हमने 220 वोल्ट के साथ इसको जोड़ दिया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे करंट निकलवाया है। कितना, वही करंट हमारा आया है 5 एम्पियर का। मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपके पास n रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था। सपोज ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ऐसे n रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सेम वैल्यू के R के। तो इनका पैरेलल क्या होता है, इनका पैरेलल होता है 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R 1/R 1/R। ये सभी सम अप होंगे, और ये सम अप होके n टाइम्स यदि सम अप हो रहे हैं, सपोज मैं n टाइम्स लिख रहा हूं इसे, तो ये मुझे देगा n/R। तो R इफेक्टिव मुझे दे देगा R/n। ये आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। n टाइम्स 1/R और R इफेक्टिव हो जाएगा R डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे R इफेक्टिव आएगा मेरे पास R यानी 176, और मैं मान लेता हूँ टोटल n ही है, तो ये R इफेक्टिव आ गया। यानी ये सर्किट मेरा कुछ ऐसा बन गया 176/n, जिसके साथ कनेक्टेड है 220 वोल्ट, और जिसके साथ कनेक्टेड है, जिसका सप्लाई है 5 एम्पियर, और ये 220 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ V यानी 220 वोल्ट इज इक्वल टू I यानी 5 और R यानी 176/n। अब बहुत सिंपल सा काम, ये काट दिया मैंने, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो n आ गया मेरे पास 176, और 44 को मैंने नीचे भेज दिया। ये कितनी बार में कट रहा है, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 117। तो n की वैल्यू यहाँ से साफ साफ 4 आ गई। आप समझ गए होंगे, ये कंडीशन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। मैंने ये बताया भी था, सीरीज में
इफेक्टिव n टाइम्स r होता है और पैरेलल में 1/n टाइम्स r होता है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन 11th क्वेश्चन करते हैं। एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी है 3 सेल की। तो 2 वोल्ट का पहला सेल, 2 वोल्ट का दूसरा सेल, 2 वोल्ट का तीसरा सेल और 3 सेल 2 वोल्ट के मिलके क्या बनाएंगे, 6 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे। फिर क्या बोला गया है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम और प्लग की बना लो भाई यहाँ पे, और ये क्लोज ओपन कर सकते हो जिससे सर्किट को। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी सीरीज में हो गई है, प्लग की हो गया है, 5 ओम कर लो, ये 5 ओम, फिर ये 8 ओम कर लो, फिर ये 12 ओम का रजिस्टर सीरीज में कर लो। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। आल्सो पुट एन अमीटर, यहाँ पे एक अमीटर भी रख लो। चलो पहले तो सर्किट में डायग्राम बनाना था और सर्किट डायग्राम का भी आपको 1 या 2 नंबर मिले। करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V यानी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लो। ये सर्किट हमारा बन गया। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, पहले तो हमें टोटल करंट बताना है सर्किट का और हमें यहाँ पे वोल्टेज बताना है 12 ओम में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम बनवाया गया है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप R इक्विवेलेंट निकालें। R इक्विवेलेंट R होगा, सिंपली सीरीज में है तो इन तीनों का ही सम होगा 5, 8 और 12। 12 और 8 होता है 20 और 5 आप ऐड करोगे 25 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब मैं आपसे करंट निकालने को बोलूं V इज इक्वल टू आई आर, तो I हो जाएगा V बाय आर। V हमारे पास है 6 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि 2 वोल्ट की कितनी बैटरी लगे, कितने सेल लगे हुए हैं, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 वोल्ट की बैटरी है और 25 नीचे लिखा हुआ है। ये आपका 6/25 एम्पियर। पॉइंट में निकालना है, मैं आप पे छोड़ता हूं, पॉइंट में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अमीटर रीडिंग देगा 6/25 एम्पियर। अब हमें वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। I मेरे पास 6/25 है और R मेरे पास 12 ओम है, तो ये 72 डिवाइड बाई 25 वोल्ट की रीडिंग आपको मिल रही होगी, लगभग 3 वोल्ट की, 2 पॉइंट समथिंग आप निकाल लो। ये आपको वोल्ट मीटर में रीडिंग मिल रही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो डायग्राम का गेम है और डायग्राम के बाद आप कर सकते हो, आई भी निकाल सकते हो, अमीटर की रीडिंग भी और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना भी पहले जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए और आज ये क्लास 1 आवर की हो गई है, ध्यान से आपको लेकिन करना है। एक इलेक्ट्रिक आयरन कंपास है जो इलेक्ट्रिक, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंपोज का मतलब होता है रखता है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंपोज इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। ठीक है, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है किसके पास, आयरन के पास। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, सिंपल लिखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंपोज 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। तो 100 ओम रेजिस्टेंस है आयरन का, टोस्टर के पास 50 ओम रेजिस्टेंस है और वाटर फिल्टर के पास 500 है। ये सभी किसमें कनेक्टेड हैं, ये सभी कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक आयरन यदि घर में आप यूज कर रहे हो तो वो 100 ओम कंजप्शन करेगा, यदि आप टोस्टर यूज कर रहे हो तो वो 50 ओम करेगा और वाटर फिल्टर यदि आप यूज कर रहे हो तो 500 ओम करेगा। तीनों ही कनेक्टेड हैं किसमें, पैरेलल में, और साथ ही साथ ये कनेक्टेड हैं 220 वोल्ट के सोर्स के साथ। ठीक, तो ये पैरेलल सर्किट है। पिछला वाला सर्किट जो बनाया था हमने वो सीरीज था। इसके बाद का पॉइंट है टोटल करंट ड्रॉन बाय सर्किट एंड रेजिस्टेंस। तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं कहूंगा रेजिस्टेंस ही निकाल लो। कैसे, 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 यानी 1/500 प्लस 1/R2 यानी 1/50 और 1/R3 ले लो 1/100 को, और इन तीनों का एलसीएम बोल दो 500, 50 और 100 का एलसीएम तो साफ साफ दिख रहा है 500। यहाँ पे 1 टाइम्स तो 1 आएगा, 50 10 टाइम्स तो यहाँ 10 आएगा, 100 5 टाइम्स 500 देगा तो यहाँ 5 आएगा, 16/500। लेकिन ये 1/R की वैल्यू है तो R की क्या होगी बता दो, R की होगी 500 डिवाइड बाय 16।
4 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा। 4 4 जा 16, ये 4 1 जा 4 हो रहा है और 10 आ रहा है, 4 2 जा 8 और 20 आ रहा है, 4 5 जा 20, 125/4 पॉइंट में निकालना है तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1.25 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट आप कह सकते हो टोटल करंट। पहले टोटल करंट नहीं निकालेंगे, पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। और टोटल करंट निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर है, तो आई V/R होगा। तो V की जगह 220 रख दो और R की जगह आप रख दो 125 या 31.5 भी रख सकते हो। 125/4, 4 ऊपर कर देते हैं हम और ये निकल के आएगा, 5 से काट दो, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 से काट दो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 का इंटू यहाँ भी कर देता हूँ, 4 का इंटू यहाँ भी। अब ये मत सोचना यार सबने क्या कर दिया, ये एक्चुअल में 100 दे देगा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब ऊपर इंटू कर दो 44 में 16 का और नीचे आपके पास 100 है। 100 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है? वो सिंपली 2 जीरो आपको पॉइंट के बाद दिखा देने, इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी आप मत करो ऐसा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा फिर 64 में आप कितना ऐड करेंगे? 6, तो ये हो जाएगा 70 और डिवाइड बाय 100 किया हुआ है तो 7.04 एम्पियर आपका करंट निकल के आ रहा है। एक बार अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, यही आ रहा है 7.04 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा करंट का। तो इस तरीके से आपने ये 12 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से कर लिए। अब होमवर्क आप नोट करिए जो आपको करके आना है। ये पहला होमवर्क का क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले आप। ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें 2 पार्ट हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको अगेन 2 पार्ट हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए, लोएस्ट के लिए, यानी आपको रिस्पेक्टिवली सीरीज और पैरेलल के लिए काम करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन आपने जैसे आज क्वेश्चन किए उसी टाइप का है। ये फिफ्थ क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीनशॉट आप क्विकली लेते चले। ये आपका 6th क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये 7th और ये 8th। उम्मीद है कि आज की हर चीज़ समझ में आई है। लंबी क्लास है लेकिन आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लें और कल की क्लास में इस 8 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये होमवर्क है, आपको कल सबमिट करना मस्ट है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में एंड करता हूँ। थैंक यू क्लास।